अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना, बैठिए हमारे साथ। इस तरह से वो तीनों बातचीत जारी रखती हैं। लेकिन बाद में जब उपासना चली जाती है, तभी मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने दिखाया तो ऐसे है कि जैसे आपने माँ और मेरी बातें सुनी ही नहीं, लेकिन असल में आपने हमारी सारी बातें सुन ली। और ये बात मैं आपके चेहरे के हाव भाव से समझ सकती हूँ माँ जी। नहीं ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है जिससे आप सबको तकलीफ होती है। और उन्होंने मेरे ससुराल के बारे में जो भी कहा, वो सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं ईशानी, अब उनका स्वभाव वैसा ही है तो क्या करें हम। लेकिन हाँ, जो लोग जुबान से बुरे हों, जरूरी नहीं कि वो दिल से भी बुरे हों। अब हम उन्हें कुछ भी कहें या तुम भी उन्हें कुछ कहो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हम किसी की भी सोच नहीं बदल सकते। क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी खुद की ही सोच में बदलाव लाना नहीं चाहता, तब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और ईशानी बेटा, जब मैं ही इतनी चिंता नहीं कर रही, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो बेटा? छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों माथा टेक कर आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। फिर ईशानी वहां से चली जाती है। बस बहुत हुआ अब। मेरे ससुराल वाले दिल के इतने अच्छे हैं, लेकिन एक माँ है, ये तो सुधरने से रही। और ये सब बार बार होता ही रहेगा। अगर आज मेरे ससुराल वालों की जगह पर कोई और होता, तो ना जाने क्या हो जाता अब तक। नहीं, इन सब पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मुझे ही माँ से नाता तोड़ना होगा। ना ही वो मुझसे कोई बात करेगी, और ना ही वो यहाँ पर आएगी, और ना ही मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होगी। दिल पर पत्थर रखकर मुझे तो ये करना ही होगा। इस तरह उस दिन के बाद से ईशानी उपासना के साथ बातचीत पूरी तरह बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मायके में परिमल और तुषार भी उपासना से कटे कटे से रहने लगते हैं। देखो परिमल, आज मेरी सहेली मेनका की शादी की सालगिरह है, तो मेरी सारी सहेलियां और उनके पति सालगिरह की पार्टी में जाने वाले हैं। इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। और ये वाला कुर्ता पहनना, इसमें ही तुम अच्छे लगते हो। बाकी सबके सब तो एकदम सड़े हुए कुर्ते हैं तुम्हारे। नहीं उपासना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। अकेले ही जाओ तुम। क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे काम है, इसीलिए मैं व्यस्त रहूंगा। और मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू का समय नहीं पड़ा है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों? तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या? या किसी राजमहल की रानी हो, जो हर कोई तुम्हारे अनुसार ही जीवन जिए और तुम्हारे हुक्मों का पालन करते रहे? अरे पर देखो उपासना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे मैच देखनी है। हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। आज से पहले तो परिमल ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, लेकिन आज ही अचानक से क्या हो गया है इसे? फिर उपासना अकेली ही उस पार्टी में जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब ये भला क्या बात हुई? जो लड़की मुझे रोज बेवकूफों की तरह दिन में 50 बार कॉल किया करती थी, अब उसका फोन ही नहीं आता मुझे। लगता है उसे मेरी बातों से मिर्ची लग गई होगी। लगती है तो लगने दो। मुझे क्या, मैं तो मजे से ये इमरती खाऊंगी। वही तो, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। और ये इमरती, ये तो हमारे तुषार की फेवरेट है ना, और मेरी भी है। लेकिन तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुमने केवल इसे अपने लिए ही लाया है। हमारे बारे में तो तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा। आएगा भी क्यों पापा? हम थोड़ी ना इनके घर वाले हैं। हम तो पड़ोसी हैं ना। और माँ, आपसे अच्छे तो वो पड़ोसी हैं। अगर बाहर से कुछ लेकर भी आते हैं,
तो वो पहले हमें देते हैं, फिर उसके बाद खुद खाते हैं। लेकिन आप, जाने दो, क्या ही कहे आपके बारे में। अरे लेकिन, चलो पापा, हमें देरी हो रही है। याद है ना, आज हमें ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर डिनर के लिए जाना है। आओ बेटा, जल्दी चलो। वो लोग तो रेस्टोरेंट के लोकेशन पर हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ पापा, पास में ही है ना उनके। फिर वो दोनों बाप बेटे ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उन सबका फोटो उपासना ईशानी के स्टेटस पर देखती है, तभी, अरे ये क्या है परिमल, तुम सब बाहर डिनर पर गए और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे कितनी गलत बात है ये। क्या गलत बात है उपासना? और तुम्हें पूछकर भी क्या ही फायदा होता? तुम तो हमेशा की तरह मना ही करती ना। किसी बात के लिए तुमने आज तक हाँ की भी है क्या? नहीं ना। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फालतू लोगों के लिए फालतू का समय नहीं होता। इसीलिए तुम तो केवल अपनी उन सभ्य सहेलियों के साथ ही घूम फिर लिया करो। वही तुम्हारा सब कुछ है ना। बस करो परिमल, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। खाना ही खाते हो या मिर्ची खाने लगे हो? जब देखो तब तीखी बातें करने लगे हो। अरे करूँ भी क्यों ना, तुम्हारी संगत का ही असर है। और शायद अब मैं भी तुम्हारी तरह आदत से मजबूर हो चुका हूँ। परिमल के जवाबों को सुनकर उपासना का मुंह बंद का बंद रह जाता है। वही ईशानी के ससुराल में। अरे ईशानी बेटा, उस दिन भी तुम्हारी माँ बाहर गई थी, इसीलिए वो हमारे साथ डिनर पर नहीं आ पाई। और मैं देख रही हूँ कि बड़े दिनों से तुमने उनसे बात तक नहीं की, वरना हर रोज तो तुम दोनों माँ बेटी कितनी बातें किया करते थे। हाँ माँ जी, वो दरअसल माँ की तबीयत खराब सी है ना, इसीलिए वो आजकल ज्यादा बात ही नहीं करती। आराम करने में ही उनका दिन निकल जाता है। बस 2 मिनट ही बात होती है उनसे मेरी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उनसे कहना कि मैंने पूछा है उन्हें। आशा करती हूँ कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। बेचारी माँ जी, ये सभी लोग कितने निस्वार्थ और दिलदार हैं। इनके मन में किसी के लिए भी जरा सी भी खोट नहीं है। माँ ने इनका कितना अपमान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कितनी समझदारी से सब कुछ समझा है और बदले में प्यार से ही व्यवहार रखा है। अगर मैं इन सब की तरह थोड़ी सी भी बन जाऊं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इन सबको अगर मैंने बता दिया कि मैंने माँ से बातचीत करना बंद कर दिया है, तो ये लोग तो मुझे उनसे बात करने के लिए कहेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसे ही एक रोज जब तुषार नया फोन खरीदता है, तभी, बहुत बहुत बधाई बेटा, इस नए फोन से तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए और ये तुम्हारे लिए एकदम लकी साबित हो। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच पापा। अरे ये क्या है, तू कब से सारी चीजों को खुद से ही खरीदने लग गया? इतना महंगा फोन ले लिया और लेने से पहले मुझे बताया भी नहीं। ऐसा क्यों किया तूने? वो माँ, और ये क्या, इससे बढ़िया तो दूसरे फोन थे जो 60-70 हजार में आ भी जाते। तो फिर ये 1.5-2 लाख का आईफोन लेने की क्या जरूरत थी तुझे? सच में तेरी पसंद तो एकदम बेकार है। यही वो कारण है माँ, इसीलिए ये फोन लेने से पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही आपकी बुरी आदत है, हर चीज में नुक्स निकालकर उनकी बेइज्जती करना। दूसरों की मेहनत की कमाई से ली हुई चीज की सराहना करने की जगह पर आप अपने मुंह से केवल गंदगी ही उगाल सकती हो और कुछ भी नहीं आता आपको। जबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी कॉलेज की पुरानी सहेली नहीं हूं, माँ हूं मैं तेरी। तुषार बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम एक माँ हो तो माँ वाले काम भी किया करो ना। एक माँ आशीर्वाद देती है, बधाई देकर कुछ मिष्टान बनाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें पहले अपनी जहरीली जुबान से जहर उगालना है, फिर उसके बाद ही तुम्हारा खाना हजम होता है। अगर टेढ़े तरीके से पेश आओगी तो बदले में तुम्हें टेढ़े जवाब ही मिलेंगे। समझी कि नहीं? इसलिए दूसरों की जगह पहले तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। आओ बेटा,
हम दोनों साथ मिलकर इस फोन को अनबॉक्स करेंगे और आज तेरा ये बाप इस नए फोन की खुशी में अपने हाथों से मीठा हलवा बनाएगा। ठीक है पापा, आप इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वो वीडियो मैं ईशानी को भेजूंगा। ठीक है बेटा। सभी के ये बदले हुए इस स्वभाव को देखकर उपासना को झटके पे झटके लगते जाते हैं। फिर एक रोज जब वो मार्केट में सामान ले रही होती है, तभी अरे वाह, ये तो ईशानी है, अभी जाकर इससे मिलकर आती हूँ। लेकिन ईशानी उपासना को देखकर भी अनदेखा करती है और वो वहां से निकल जाती है। एक समय था जब मैंने इसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, और एक आज का दिन है जब इसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वही जब जब ईशानी घर पर कॉल करती है, तब वो केवल परिमल या तुषार के साथ ही बात करती है। अरे हाँ ईशानी, जब मैं शिमला जाऊंगा तब मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे सभी ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, सो डोंट वरी। अरे, तू शिमला जा रहा है और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। और तो और ये ईशानी के ससुराल वालों को ज्यादा मान सम्मान देने लगा है। पल में ये सब क्या हो चुका है, ये लोग तो इस तरह से कभी नहीं थे। अरे तुषार बेटा, कहीं से जलने की कोई बू तो नहीं आ रही, कहीं हमारे घर से ही तो नहीं आ रही ना। शायद पड़ोस की काकी शकरकंडी भून रही होगी और भूनते भूनते ही जल भी गई होगी। अब हमारे घर से कैसे आएगी पापा? जरूरी थोड़ी ना है कि शकरकंडी ही जले, अरे इंसान भी तो जलते ही है ना। मैं सब जानती हूँ कि ये मुझे ही ताना दे रहे हैं। इस तरह सारे बदलते माहौल के चलते उपासना को धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगती है और इसीलिए वो काफी शांत शांत ही रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे परिमल, तुम कहाँ जा रहे हो? कल सुबह मैं भी तुषार के साथ शिमला जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे तुमसे मुक्ति तो मिलेगी। उस बर्फीली वादियों में तो मुझे बड़ा ही सुकून आने वाला है। अब तुमसे दूर रहूंगा तो वहां पर तो शांति ही शांति होगी ना। कल तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को याद तक नहीं। और तो और मेरे जन्मदिन के दिन ही ये और तुषार शिमला जा रहे हैं। उपासना काफी उदास हो जाती है। फिर अगले दिन घर में केवल वो अकेली ही होती है। आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं है। हर बार रात 12 बजे ही ईशानी मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करती थी, लेकिन आज तो मेरा ये फोन बजा ही नहीं। ना तो मेरा जन्मदिन परिमल को याद है, ना ही मेरे बेटे तुषार को, और ना ही मेरी सहेलियों को। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? शायद हूँ ही। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही सबके साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी, और इसीलिए कोई भी मेरे साथ अच्छे से बात ही नहीं करता अब। पर मैं सबसे माफी मांगू भी तो किस मुंह से मांगू? हर किसी का दिल जो दुखाया है मैंने, और वो लोग तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब उपासना रोने लगती है। उतने में वहां पर परिमल और ईशानी केक लेकर आते हैं, और उन्हें वहां पर देखकर उपासना एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर? और परिमल, तुम तो शिमला निकल चुके थे ना तुषार के साथ, फिर यहाँ पर कैसे आए? अरे नहीं गए हम, ये सब तो एक नाटक था। क्या? हाँ उपासना, मैं जानता था तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, और एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और आज वही हुआ। अब तुम हमसे माफी मांगो या ना मांगो, तुम्हारी आंखों से बह रहे इन आंसुओं ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे मन में कितनी सच्चाई है। और माँ, मेरे ससुराल वालों को भी आपके जन्मदिन के बारे में याद था, और उन सब ने भी आपको विश किया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। आपने बहुत गलतियां की, लेकिन आज आपको उनका एहसास हो चुका है, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जीवन तो ऐसा ही होता है ना माँ। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार रखेंगे, वो भी हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार रखेंगे ना। इसीलिए सबके साथ प्रेम से रहकर प्रेम में ही जीवन जीना चाहिए। कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है।
तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो और मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर दो और सुधरने का एक मौका दे दो। आगे से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगी। और ईशानी बेटा, मुझे तो तेरे घर वालों से भी माफी मांगनी है। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अरे कोई बात नहीं माँ, वो लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए उन्होंने आपकी बात दिल पर ली ही नहीं। इस तरह अंत में उपासना सबसे माफी मांगती है और अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। दरअसल बात यह है कि मेरे दोस्त मनमोहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब उसके घर पर तो उसे देखने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मुझे ही उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। और इतनी रात गए मैं अकेला वहां पर कैसे जाता, इसीलिए मैं ध्रुव को भी साथ लेकर चला गया। हम दोनों तो 12 बजे ही निकल गए थे। हाँ भाभी, अब भैया तो दिन भर ऑफिस के काम से ही थक जाते हैं और कल मुझे कॉलेज को छुट्टी है, इसीलिए पापा साथ में मुझे लेकर गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे अब कैसी है उनकी तबीयत? हाँ, अब ठीक है वो। अगले 24 घंटे तक डॉक्टर उसे एडमिट रखेंगे ताकि उसे ठीक से मॉनिटर कर सके। फिर उसके बाद ही उसे डिस्चार्ज दिया जाएगा। चलो अच्छा है। हाँ बेटा, वैसे तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? सोई नहीं क्या? मैं तो सोई ही थी, लेकिन अचानक से मेरी आँख खुल गई और प्यास भी लगी थी और कमरे में रखा हुआ जग खाली था, इसीलिए पानी लेने के लिए उठी थी मैं। फिर देखा कि आप दोनों बाहर से आ रहे हो। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। हाँ पापा जी, आप दोनों भी सो जाइए। फिर अगले सुबह पता नहीं ये सब कैसे हो गया, हमारे घर में रखा हुआ 10 लाख का शोपीस चोरी हो गया। क्या कहा? 10 लाख का शोपीस? बाप रे! लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं रवीना बहन, मैं जानती हूँ मम्मी जी कि उस पूनम ने ही चोरी की है। पिछले कई दिनों से वो कुछ ज्यादा ही अमीर दिख रही है। नई स्कूटी ले ली, नया टीवी भी ले लिया, और तो और वो रोज रोज नए कपड़े भी पहनती है, वो भी एकदम ब्रांडेड। आखिर इतना सारा पैसा उसके पास अचानक से कहाँ से आया होगा? मुझे भी अब वही लग रहा है। इतने दिनों से हमारे मोहल्ले में जो चोरियां हो रही है, उसके पीछे उस पूनम का ही हाथ है। देखिए मालिनी बहन, आप मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बहू एकदम सही कह रही है। लेकिन रवीना बहन, हमारे पास क्या सबूत है कि वो सब चोरी पूनम ने ही की है? और मालिनी बहन, आपके बंगले के बाहर तो वॉचमैन रहता है, तो फिर ये चोरी कैसे हुई? अरे 2 दिन से वॉचमैन छुट्टी पर है और बिजनेस के सिलसिले में धनराज जी और मेरा बेटा सोहम दोनों भी घर के बाहर कल रात को ही निकल गए, इसीलिए घर में तो बस मैं और बबीता ही थी। हे भगवान, उस चोर ने पूनम के साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर शेखावत आ ही रहे होंगे, देखना उसे तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। पूनम बबीता की सारी बातें सुन लेती है और वो गेट पर आकर उन पर चिल्लाने लगती है। अरे अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करना। ये डरपोक लोगों की तरह पीठ पीछे मेरे बारे में क्यों बात कर रही है तू? अरे चुप हो जा, चोरनी कही की। अरे चुप कर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं जो भी खरीदती हूँ वो सब अपने पैसों से खरीदती हूँ, और ये मेरी मेहनत का पैसा है, चोरी के पैसे नहीं है वो। इसीलिए खबरदार, जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि असल में चोरी किसने की है। इंस्पेक्टर और उनकी टीम चोर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। देखिए धनराज जी, हमने अपनी तरफ से सारी तहकीकात कर ली है, लेकिन चोर का पता नहीं लगा पाए हम, ना जाने क्यों। लेकिन ये ऐसी पहली केस है जिसमें पहेलियां सुलझने की जगह बस उलझती जा रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, चोर का जल्द से जल्द पता लगाइए। आज तक इस मोहल्ले में कई चोरियां हुई है, लेकिन उन सब में हमारी चोरी सबसे बड़ी है। हमारा तो पूरे 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए
और हमें थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शेखावत जब उस मोहल्ले की तलाशी ले रहे होते हैं, तभी उन्हें एक दुकान के बाहर सीसीटीवी दिखाई देता है, जो मालिनी के बंगले के पीछे की तरफ होता है। ये तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन आज से पहले हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? और इस कैमरा में तो धनराज जी के घर के पीछे का एरिया ठीक से दिखाई भी देता होगा। और चोर अगर चोरी करेगा तो ज्यादातर चांसेस पीछे की तरफ से ही चोरी के होंगे, क्योंकि आगे की तरफ से तो मोहल्ले के सभी घर होते हैं। फिर जब इंस्पेक्टर उस दुकान वाले की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तभी वो उसमें कुछ ऐसा पाते हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। फिर वो फुटेज वो धनराज और उसके परिवार को दिखाते हैं। ओह गॉड, ये क्या है? इसका मतलब चोरी अनिल अंकल और उनके बेटे शेखर ने की है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये लोग तो पूरे मोहल्ले में अपनी अच्छाई के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, और आज इन्होंने ही चोरी की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ धनराज जी, क्योंकि ये सब देखकर मैं भी काफी हैरान हो गया था। क्योंकि अनिल और उसका परिवार अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। पता नहीं ये सब उन्होंने क्यों किया, लेकिन उनके परिवार से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब तो मुझे पूरा शक है कि इससे पहले की भी सारी चोरियां अनिल और उसके परिवार ने ही की होगी। इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अनिल और उसका बेटा दोनों भी बंगले के पीछे के रास्ते से एक बड़े से बॉक्स में कुछ लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, तो बिना किसी देरी के उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और डाल दीजिए जेल की सलाखों के पीछे। अरे हम तो खामोखा उस पूनम पर शक कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप अनिल और उसके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिर इंस्पेक्टर शेखावत अनिल के घर पर उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार करने आते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे भाई और पापा को छोड़ दीजिए। उन्होंने चोरी नहीं की है। आप चाहो तो पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए कि हमारा परिवार कैसा है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बस करो शेखर, ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि तेरा और तेरे परिवार का झूठा चेहरा सबके सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चोरी इन्होंने ही की है। फिर सभी लोग वो वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, पापा जी और देवर जी ने कुछ भी नहीं किया है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे परिवार को अच्छे से जानते हो। आपने ही कितनी बार मेरे पापा जी की तारीफ भी की है, तो फिर आप इस वीडियो पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकता? ये वीडियो झूठी थोड़ी ना है। देखो परागी, हम पुलिस वाले हैं, और ये कोई फैब्रिकेटेड या एआई वाली वीडियो नहीं है। ये एक असली ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। और इतनी रात गई ये दोनों बाप बेटे वहां पर क्या कर रहे थे? और तो और इनके हाथ में ये बड़ा सा बॉक्स भी है, और उनके घर पर भी 10 लाख का शोपीस चोरी हुआ है। और ये वीडियो तो साफ साफ यही दर्शाता है कि इनके हाथ में जो बॉक्स दिख रहा है उसी में शोपीस है। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जेल में बंद मत कीजिए। हम शरीफ घराने के लोग हैं, और हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम बहुत संतुष्ट हैं। हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है। पता नहीं एक वीडियो के चलते आपने इन्हें गुनहगार कैसे मान लिया। देखिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अब आगे जो भी बात होगी वो सीधे पुलिस थाने में होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, फिर इंस्पेक्टर शेखावत उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है, और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। फिर बाद में परागी और शेखर ध्रुव और अनिल से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये सब क्या हो गया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। और भैया, हमें इस जेल से बाहर निकालिए। हमने कुछ भी नहीं किया है। चिंता मत कर ध्रुव, मैं तुझे और पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सच में परागी बेटा,
हमने कुछ भी नहीं किया है। तुम जानती हो ना, कल रात तो हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल मिलने गए थे और वापस 2 बजे लौटे। हाँ, ये बात सच है कि हम उनके बंगले के पीछे के रास्ते से गए थे और हमारे हाथ में बॉक्स भी था। लेकिन पापा जी, आप दोनों उस रास्ते से गए ही क्यों? और आपके हाथ में जो बॉक्स था उसमें क्या था पापा जी? जब आपको हॉस्पिटल जाना था तो आप वहां पर बॉक्स लेकर क्यों गए थे? क्योंकि उस बॉक्स में ढेर सारा कूड़ा कचरा था। क्या? हाँ बेटा, तुम कल शाम से बाहर गई थी और देर रात वापस आई, इसीलिए शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, लेकिन कल रात को ध्रुव और मैंने मिलकर हमारे घर के पीछे के इलाके की अच्छे से सफाई की थी और सारा कचरा वहीं से निकाला और एक बड़े से बॉक्स में भर दिया। हाँ भाभी, और फिर कल रात को जब हमें सिटी हॉस्पिटल जाना था तो हमें उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से डंपिंग ग्राउंड है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी घर से बाहर निकल ही रहे हैं तो अभी कचरा फेंक देते हैं, इसलिए हमने साथ में वो बॉक्स भी ले लिया। हाँ परागी बेटा, और ये बात हमने पुलिस को भी बताई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अरे हम कोई बेवकूफ नहीं है, हमें सब समझ आता है। अरे ऐसे ही तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया है। हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और उस रात उस जगह पर तुम दोनों ही गए थे और वहां पर 5 मिनट तक रुके थे। हाँ, ये बात सच है कि हम उस जगह पर 5 मिनट तक रुके थे, क्योंकि मुझे उस जगह पर एक फोन आ गया था, इसीलिए मुझे वहां पर रुककर बात करनी पड़ी। कमाल है, रुककर फोन पर बात करने के लिए तुम्हें वही जगह मिली थी क्या? देखिए, ये सारे झूठे बहाने किसी और को देना, क्योंकि हमने रात से लेकर सुबह तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक की है और रात भर वहां पर कोई नहीं गया था सिवाय तुम दोनों के, और तुम दोनों तो वहां पर बॉक्स के साथ गए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि वो चोर पीछे के रास्ते से नहीं बल्कि आगे के रास्ते से घर में घुसा हो। अगर आपके पास कोई आगे के रास्ते वाली फुटेज हो तो एक बार उसे चेक कर लीजिए। अफसोस की बात है, लेकिन घर के आगे का हिस्सा देखने के लिए वहां आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लेकिन धनराज जी और उनके परिवार का ये कहना है कि वो चोर पीछे के रास्ते से, यानी रसोई के दूसरे दरवाजे से ही घर में घुसा होगा, क्योंकि आगे के दरवाजे वो लोग लॉक करके सोते हैं। और अनिल जी, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब भी वक्त है, अपना गुनाह कबूल कर लो और बता दो कि वो शोपीस कहाँ पर है। और ये भी बता दो कि इससे पहले मोहल्ले में जितनी भी चोरियां हुई है उनमें तुम्हारा हाथ है या किसी और का हाथ है। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जो मन में आए वो बोले जा रहे हो आप। अगर आपको आपके सारे सबूत सही लगते हैं तो आप अपनी मनमानी करते रहिए, लेकिन हम फिर भी इसी बात पर अड़े रहेंगे कि हमारे घर वाले चोर नहीं हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, चाहे भगवान जी भी नीचे आकर मुझे कह दे कि पापा जी और देवर जी ने चोरी की है, तब भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी। जिसने भी चोरी की है उसने बहुत सोच समझ कर की है, ताकि उस पर कोई इल्जाम ना जाए। हाँ परागी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और आप दोनों चिंता मत कीजिए, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा होकर ही रहती है और मैं आप दोनों को निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। और इसके लिए मुझे बस 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। अगर मैं इसमें असफल हो गई तो आप इन्हें जो सजा देनी है वो दे सकते हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माना कि आपको सबूत मिले हैं, लेकिन मैं सच की तह तक जाऊंगी और उस चोर का पर्दाफाश तो करके ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, दे दी तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत, लेकिन अगर तुम 1 हफ्ते में इन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो इन्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। परागी और शेखर वहां से निकल जाते हैं और मोहल्ले में आते समय उन्हें मालिनी मिलती है। अरे नालायकों, तुम जैसे लोगों को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छे बनने का ढोंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या
इतने गिरे हुए लोग हो तुम। मालिनी आंटी, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपकी क्या स्थिति है, लेकिन बस एक हादसे के कारण आपका और पूरे मोहल्ले का हम पर से भरोसा उठ गया। माना कि पापा जी और ध्रुव उस रात उस रास्ते से कूड़ा लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके घर पर कोई चोरी नहीं की है। अरे चुप करो, चोरी तो तुम्हारे बाप और भाई ने ही की है। कोई बात नहीं शेखर, इन सब ने हमारा साथ एक पल में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं आप सबको साबित करके ही दिखाऊंगी कि ये लोग बेगुनाह हैं, और इसके लिए मेरे पास बस एक हफ्ते का ही समय है। अरे हम भी देखते हैं कि इस एक हफ्ते में तुम क्या उखाड़ लोगी। अगर इस एक हफ्ते में तू तेरे ससुराल वालों को निर्दोष साबित करने में असफल रह गई, तो तुम लोग इस मोहल्ले में नहीं रहोगे, क्योंकि ये मोहल्ला चोरों का नहीं बल्कि शरीफों का मोहल्ला है। ठीक है मालिनी आंटी, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। अब परागे सबूत ढूंढने के लिए हर वक्त कोई ना कोई कोशिश करती ही रहती है। ऐसे ही एक रात वो खिड़की से पूनम को देखती है। अरे ये क्या, ये तो पूनम काकी है, लेकिन ये इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है? और ये तो मालिनी आंटी के घर के पीछे की तरफ जा रही है, और वो तो वही एरिया है जहाँ से उनके घर के अंदर जाने का रास्ता है। कहीं उनके घर पर जो चोरी हुई है उसके लिए कहीं पूनम काकी तो दोषी नहीं? इस बात का पता लगाने के लिए परागी घर के बाहर निकल जाती है और वो पूनम को रंगे हाथ मालिनी के घर के पीछे पकड़ लेती है। हे भगवान, अरे डर गई ना मैं। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पर? चोरनी कही के? सच सच बता, तू यहाँ पर चोरी करने आई है ना? पूनम की आवाज सुनकर मालिनी घर के बाहर आती है। रात के 1 बज रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? देखिए मालिनी बहन, मैंने मेरे घर के आंगन में कपड़े सुखाए थे जो हवा के झोंके के कारण आपके घर के पीछे की साइड में आ गए, तो उन्हें ही लेने आई थी मैं यहाँ पर, और तभी मैंने इस चोरनी को देखा। नहीं मालिनी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पूनम काकी, बेवजह जो मन में आए वो मत कहिए। मैं अपने ससुराल वालों को निर्दोष करने के पीछे लगी हुई हूँ, और मैंने आपको खिड़की से यहाँ आते हुए देखा, इसीलिए मुझे आप पर शक हुआ, और इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। पर मेरी गलतफहमी हो गई, मुझे माफ करना पूनम काकी। अरे नालायक लड़की, तेरी जुर्रत कैसी हुई मुझ पर शक करने की? तू भी चोर ही होगी। तेरे ससुराल वाले तो वैसे ही चोर हैं। बड़ी आई मुझ पर शक करने वाली। तुम दोनों अपना नाटक बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। और मुझे अब से रात में यहाँ पर ताला लगाना ही चाहिए, और यहाँ पर भी एक वॉचमैन रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो इन चोरों का कोई भरोसा ही नहीं रहा। फिर अगले दिन, परागी बहू, अरे तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? उस मालिनी को तो बस तुम्हें ताने कसने का मौका चाहिए, और कुछ नहीं। मैं तो बस ये देखने गई थी कि आखिर पूनम काकी वहां पर क्या कर रही है, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंच गई तो वो वाकई में उसके उड़े हुए कपड़े ही लेने गई थी। लेकिन फिर भी परागी, मुझे पूनम काकी पर पूरा शक है। अरे उनकी इस मोहल्ले में किसी के साथ भी नहीं बनती, और वो उनकी पड़ोसन मालिनी आंटी से बहुत जलती है। और तो और पिछले कुछ दिनों में वो तो कुछ ज्यादा ही पैसे वाली बन चुकी है। आखिर ये सब कैसे हुआ होगा? ऊपर से वो तो अकेली ही कमाती है। हाँ शेखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो पूनम काकी के हाव भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे, लेकिन जो भी हो, मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर चोरी किसने की है। वही दूसरी तरफ, इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर से खाना आता ही होगा। हमारी परागी बहू, वो हमारे लिए खाना जरूर लाएगी। अरे तुम लोग क्या राजा महाराजा हो क्या? ये जेल है जेल, और यहाँ पर तुम लोगों को जेल का ही रूखा सूखा खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे घर वालों को तुमसे बार बार मिलने नहीं दे सकता। इसलिए जो मिला है उसे चुपचाप खाओ। बढ़िया है घर का खाना खाने वाले। बाप रे, ये रोटी तो एकदम बासी लग रही है पापा। और ये दाल है या पानी?
ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और कल से हर रोज तुम्हें जो काम दिया जाएगा उस काम को तुम्हें करना ही होगा। फिर उसके बाद ही तुम्हें यह रोटी नसीब होगी, वरना भूखे पैसे ही सोना होगा। समझे कि नहीं तुम दोनों? इंस्पेक्टर की ये बातें सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें ना चाहकर भी जेल का ही मिला खाना खाना पड़ता है। फिर अगले दिन जब बरखा और परागी सब्जी खरीदने जाती हैं, तभी क्या बात है मैडम, आप अब भी इसी मोहल्ले में रहती हो? मुझे लगा कि चोरी करने के बाद आप लोगों को मोहल्ले से निकाल दिया होगा। हमने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए बोलने से पहले जरा सोचा करो। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आपके ससुर और देवर जी ने चोरी नहीं की है तो पुलिस लोग क्या बेवकूफ है क्या, जो उन्हें ऐसे जेल में कैद कर रही है? अरे ओ सब्जी वाले, तू अपनी हद में रहकर बात कर। जो काम करने आता है वही कर और निकल। ज्यादा आगे की मत बोल, वरना एक लाफा मारूंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। माफ करना काकी, आप लीजिए ना, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? फिर सब्जी खरीदकर जब वो दोनों वहां से जा रही होती हैं, तभी उनकी नजर मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर पर पड़ती है। अरे वो देख परागी, ये मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर पर तो रिनोवेशन हो रहा है। लगता है ये लोग एक और माला बढ़ा रहे हैं। जी माँ जी, शायद वो ऊपरी मंजिल किराए पर देने के लिए बना रहे होंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अचानक से इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? अभी कुछ ही दिन पहले ही जब ये दोनों मियाँ बीवी गांव गए थे, तभी इनके घर पर चोरी हुई थी और तभी तुम्हारे ससुर जी ने इन्हें पैसे देकर इनकी मदद की थी। हाँ माँ जी, ये बात तो मुझे भी पता है कि इनके पास कुछ ही दिन पहले पैसों की बहुत समस्या थी, लेकिन फिर ऐसे अचानक से इतना बड़ा रिनोवेशन का खर्चा कैसे उठा रहे हैं ये? इसका मतलब यही है कि यही लोग चोर है। अरे तू इस रवीना को कम मत समझ। इसका पति तो बेचारा और भोला भाला है, लेकिन ये रवीना खन्ना एक नंबर की चापलूस औरत है। ये औरत जब भी मिलती थी तो वो मालिनी की जिंदगी से बड़ी चला करती थी। उसे भी उसके जैसा ही ऐशो आराम चाहिए था। इसीलिए मुझे पूरा शक उस रवीना और उसके पति पर हो रहा है। अरे माँ जी, हम ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका कोई बहुत बड़ा काम बन गया हो और उसी के इन्हें इतने पैसे मिल गए हो। और वैसे भी खन्ना अंकल का तो साइड बिजनेस भी है ना, तो उनके पास पैसे वहां से भी आ सकते हैं। फिर भी परागी, शक के दायरे में ये लोग भी आ चुके हैं। हो ना हो, वो चोर जरूर इसी मोहल्ले का है, वरना बाहर के लोगों में यहाँ पर आकर इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत नहीं है। और परागी दिन रात बस मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के बारे में ही सोचने लगती है। परागी, तुमने तुम्हारी माँ का फोन क्यों नहीं उठाया? उन्होंने मुझे फिर 2 बार कॉल किया। कहीं तुमने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं शेखर, और कैसे बताऊं मैं? माँ और पापा अकेले रहते हैं, तो मैं उन्हें खामखा परेशान नहीं देख सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी बताऊंगी मैं। फिर इतना स्ट्रेस नहीं होगा उन्हें, और मैं माँ को बाद में कॉल कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो। ठीक है परागी, वैसे जब मैं ऑफिस से आ रहा था तभी मैंने रवीना आंटी के घर की खिड़की से उन्हें किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। वो फोन पर कह रही थी कि बहुत ही मेहनत से ये दिन वापस आए हैं, कांड किया हमने और इल्जाम लगा किसी और पर। ये थे उनके शब्द। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो शेखर? हाँ परागी, तुम्हारी कसम। इसका मतलब माजी का शक सही निकला। जरूर ये चोरी रवीना आंटी और उनके हस्बैंड ने ही की है। अब तो मुझे उन पर एकदम बारीकी से नजर रखनी होगी, जिससे मुझे कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। अब परागी रवीना पर नजर रखने लगती है। वो दूरबीन लेकर अब उसके घर में देखने लगती है। अब मैं क्या करूं माँ जी? मैं तो अब तक कोई सुराग भी नहीं ढूंढ पाई। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है बेटा।
तो सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश कर और उस रवीना को पुलिस के हवाले कर दे। अगर वो औरत फोन पर इतनी सारी बातें कह रही थी तो इसका मतलब यही है कि ये सारी चोरियां उसने ही की है। हाँ माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मेरा चौथा दिन है और अब मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। और अब इन 3 दिनों में मुझे रवीना आंटी का पर्दाफाश करना ही होगा। फिर अगले दिन जब परागी बाजार से घर लौटती है तभी, अरे ये तो शेखर के जूते हैं। लगता है वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया। ये क्या? ये आवाज तो माची और शेखर की है। फिर थोड़ा अंदर आने पर उसे उन दोनों के बीच में हो रही बातें सुनाई देती है। तेरा बाप और भाई को तो कुछ अकल ही नहीं थी। अरे सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर भी उस रात उन दोनों की लापरवाही के कारण आज हम लोग फंस गए हैं। आप टेंशन मत लो माँ, पापा और ध्रुव जल्द ही जल्द से रिहा हो जाएंगे। ये माँ जी इस तरह से क्यों बोल रही है और इनके कहने का क्या मतलब है? फिर रात में जब शेखर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है जो कि जान नाम से सेव होता है। हाय बेबी, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। कहाँ पर हो तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर जाने के बाद तो तुम अपनी इस सुंदर सी गर्लफ्रेंड को भूल ही जाते हो। अच्छा एनीवेज, मैं ये बोल रही हूँ कि जल्दी से मुझे वो तुम्हारे मोहल्ले की पूनम है ना, उसके घर में पड़ा हुआ वो गोल्डन नेकलेस चोरी करके दे दो। ठीक उसी तरह जैसे तुमने पिछली बार चोरी किया था। किसी को भी नहीं पता कि मोहल्ले में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने ही की हैं। लेकिन उस दिन जब तुम्हारे पापा और भाई वो शोपीस चुराने गए थे तब उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। चेक कर लेना चाहिए था ना ये सीसीटीवी कैमरास कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। अब देखो फंस गए ना वो दोनों। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, लेकिन वो चोरी याद से कर लेना क्योंकि वो नेकलेस मुझे कल के कल ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि असली चोर तो मेरे ससुराल वाले ही हैं। वो ससुराल वाले जिन्हें मैं निर्दोष साबित करने के पीछे इतनी परेशान हो रही हूँ। नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे परागी, जरा मेरा टॉवेल देना तो। हाँ शेखर, अभी देती हूँ, लेकिन जब भी अपना फोन चेक करेगा तब इस मैसेज को देखकर इसे कहीं शक ना हो जाए। खैर, मुझे नहीं लगता कि इसका इतना दिमाग भी चलेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज रात इसका पीछा करना ही होगा। बस बहुत हो गया, आज तक इन लोगों ने बहुत चोरी कर ली। फिर रात में जब शेखर पूनम के घर पर चोरी करने के लिए जाता है तभी वहां पर इंस्पेक्टर शेखावत उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? हाँ शेखर, और इन्हें मैंने ही बुलाया है ताकि वो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सके। बहुत खूब परागी, तुमने बिल्कुल सही किया। ये सब क्या है परागी, और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। और तुम्हें क्या लगा जैसे बाकी लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो वैसे ही मुझे भी बना लोगे? लेकिन मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी और फिर आज रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वो वॉइस नोट भी सुन लिया था मैंने। क्या? हाँ शेखर, और उस वॉइस नोट को सुनकर मुझे ये साफ समझ आ गया कि असली चोर तो मेरे ससुराल वाले ही हैं। और अब मुझे धीरे धीरे करके सब समझ आ रहा है। एक दिन मालिनी आंटी हमारे घर पर आई थी और तब उन्होंने माँ से कहा था कि उनके घर में केवल एक रसोई के पीछे का दरवाजा ही है जो वो लोग लॉक नहीं करते। और देखो, माँ जी ने ये बात तुम सबको बताई और पापा जी और देवर जी चोरी करने के लिए वहां पर पहुंच गए और आप लोगों पर किसी को शक ना हो इसलिए आपने सबकी मदद करने का नाटक किया। नौकरानी गायत्री को पैसे दिए और मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को भी मदद की ताकि सबकी नजरों में आप अच्छे बन सके। नहीं, ये सब झूठ है। तुम अपनी ये मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो परागी। और इंस्पेक्टर साहब,
आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये लड़की पागल हो गई है। चुप हो जाओ शेखर, हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है और तुम हो कि अब भी झूठ बोल रहे हो। और नहीं तो क्या, अब तुम्हारा कोई नाटक काम नहीं आने वाला। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो वॉइस नोट भेजा था ना, वो परागी ने अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया था और वो मैसेज हम सब ने सुना है। इसीलिए अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। हाँ शेखर, अब तुम और तुम्हारा परिवार कोई बच नहीं पाएगा। ना जाने कितने लोगों से तुमने कितनी सारी कीमती चीजें चुराई होगी। अरे वो सब उन लोगों की मेहनत है। अब की है हमने चोरी, सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे मन में और लालच जाग उठा और तभी हमने सोचा कि सबका कुछ ना कुछ चुरा कर वो सब हम बेच देंगे और वही पैसे जोड़ कर रखेंगे ताकि आगे जाकर हम अच्छे से रह सके। लेकिन आज इसी लालच के कारण हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस मोहल्ले में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब हमने ही की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी शेखर। तुमने मेरे भरोसे और जज्बातों का विश्वासघात किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे और इसकी माँ को भी गिरफ्तार कीजिए और बंद कर दीजिए जेल में। ये लोग उसी लायक है। हाँ परागी, और तुमने बहुत ही खूब काम किया है। जो अपने ससुराल वालों को बचाने की जगह पर आज तुमने सच का साथ दिया और इन लोगों का पर्दाफाश किया। इस तरह अंत में शेखर और बरका को गिरफ्तार किया जाता है और पूरा मोहल्ला परागी की खूब तारीफ करता है। फिर उसके बाद परागी मायके जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।